नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल स्विट्जरलैंड में जो हुआ है उसको देखना वाकई मजेदार है। दरअसल अमेरिका को लगता था कि बस अब तो ईरान आ गया, सिग्नेचर करने के लिए आ गया, समझौता करने के लिए आ गया, तो अब हम जैसा चाहेंगे वैसा वो खेलेंगे। वो भूल गए थे कि ईरान एक अलग मुल्क है। जेडी वांस साहब चाहते थे कि सबकी तस्वीरें एक साथ आ जाएं। जेडी वांस हो, स्टीव विटकॉफ हो, कुशनर हो, इसके साथ कालिबाफ हो, अराक्ची हो, यानी ईरान से आए हुए लोग हों, और साथ में शहबाज शरीफ भी हो, आसिम मुनीर भी हो। वो साथ में चाहते थे कि फोटोग्राफ हो जाए और सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। उसके बाद से वीडियो आता है, वीडियो दिखता है, गौर से देखिए। कालिबाफ आते हैं, बड़े प्यार से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम जा रहे हैं। ये बातचीत हो चुकी थी पूरी, उसके बाद की बात है। उसके बाद वो कहते हैं हम जा रहे हैं, हम यहां पर नहीं रुकेंगे, हम यहां पर फोटो नहीं खिंचाएंगे। शहबाज शरीफ का चेहरा आप अचानक देखते हैं उतर गया, आसिम मुनीर को भी समझ में नहीं आता है क्या हुआ। उसके बाद जेडी वांस आते हैं बात करने के लिए। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जेडी वांस को कहते हैं कि ये लोग ईरान से जो आए हुए लोग हैं, ये आपके साथ तस्वीर खिंचाने को तैयार नहीं है। उसके बाद जेडी वांस भी थोड़े खिसियाए हुए लगते हैं और मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। और जो वीडियो आता है उसमें ईरान के सारे लीडरान बाहर निकलते हुए, एक साथ बाहर निकलते हुए दिखते हैं। जरा सोचिएगा, अभी कुछ दिन बीते हैं जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर हमला किया, और सिर्फ हमला नहीं किया, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया। उसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट लीडर्स को मार दिया। लीडरशिप पूरी की पूरी खत्म कर दी। ठीक है, जंग खत्म हो गई, ठीक है, समझौता हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान के नेता इस बात को भूल जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके सुप्रीम लीडर का मर्डर किया है, जिन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया है। और इनके साथ मुस्कुराती हुई फोटो, इनके साथ खुश खुश फोटो वो नहीं खिंचाएंगे, क्योंकि वो फोटो जब ईरान के अंदर जाएगी, वहां के लोग देखेंगे तो ये सवाल पूछेंगे कि समझौता तक तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने सुप्रीम लीडर की हत्या की है उनके साथ तुमने तस्वीर कैसे खिंचवा ली। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी ये सवाल पूछेंगे कि मेरे बाप और मुल्क के सुप्रीम लीडर को, रहबरे आजम को शहीद करने वालों के साथ तुमने हाथ कैसे मिलाया और कैसे तस्वीरें खिंचा ली। इसलिए बातचीत तो हुई, और बातचीत हुई ईरान के हकूक के लिए, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन तस्वीरें नहीं खिंचाई गई, साथ में मुस्कुराती हुई, हाथ मिलाती हुई पोज नहीं दी गई। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए भी बड़ा अजीब सा मरहला बन गया था, क्या करें क्या ना करें, लेकिन खैर बातचीत संभल गई। और सिर्फ बातचीत नहीं संभली, सिर्फ इतना ही नहीं था। सिर्फ इतना भी होता तो शायद वो सोचते, कोई रास्ता निकालते। हुआ ये कि जिस समय ये बातचीत चल ही रही थी, उस समय ट्रंप का एक बयान आया, हिजबुल्लाह को लेकर बयान आया। कहा कि ईरान अपने प्रॉक्सी को अगर जंग रोकने के लिए नहीं कहता है तो हम दोबारा हमला करेंगे, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ फॉक्स न्यूज पर एक प्रोग्राम आया जिसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू में था डोनाल्ड ट्रंप, यानी उसका जो इंटरव्यू चल रहा था वो टेलीफोन से चल रहा था, और उसमें उसने निहायत भद्दी और खराब बातें कहीं। ईरान मुल्क के रूप में नहीं रह जाएगा, ईरान एक मुल्क रह ही नहीं जाएगा, ये लोग अपने मुल्क में लौट के नहीं जा पाएंगे, इस तरह की धमकी भरी बातें की। और जो ही इस तरह की धमकी भरी बातें आई, त्यों ही कालिबाफ का बयान आया, और कालिबाफ ने बिल्कुल क्लियर किया कि धमकियों का हम पे कोई असर नहीं होने वाला है, जबान संभाल के बात कीजिए। अगर धमकियों से हम डरने वाले होते तो मामला यहां तक नहीं पहुंचा होता। ये कोरी धमकियां हैं, अगर जरा सा भी हम पे हमला हुआ तो हम पलट के हमला करेंगे। और ईरान की एम्बेसीज ने वो कहना शुरू कर दिया जो मैं पहले दिन से कहता हूं कि क्यों नहीं कहा जाता। मैं कहता हूं कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है तो इजराइल को अमेरिका का प्रॉक्सी क्यों नहीं कहा जाता। भाई, ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को इसीलिए कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को हथियार, पैसे वगैरह ईरान अवेलेबल कराता है, तो इजराइल तो अमेरिका के पैसों पर, अमेरिका के हथियारों पर पलता है। कल एक लंबा पॉडकास्ट किया था मैंने और प्रकाश ने, अगर आपने उसमें देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे पेट्रियाट मिसाइल हो, जितने की ये गाने गाते हैं, जितने अपने हेलीकॉप्टर्स की, जेट की, फला की, ढिमका की बात करते हैं, सब तो कहीं ना कहीं से भीख में मिला हुआ है, और ज्यादातर अमेरिका से मिला हुआ है। तो फिर इजराइल को अमेरिका का प्रॉक्सी क्यों नहीं कहा जाता है, यह सवाल मैं लगातार पूछता रहा। और कल मैंने देखा कि ईरान की एम्बेसीज सीधे सीधे इजराइल को अमेरिका का प्रॉक्सी कह रही हैं, और यह कह रही हैं कि समझौते की पहली ही शर्त सारे मोर्चों पर जंग खत्म करने की है, तो पहले अपने प्रॉक्सी से कहो कि लेबनान से बाहर निकले और लेबनान के मोर्चे पर जंग खत्म हो।
एक वक्त को लगा कि पूरा माहौल बिगड़ गया है, और जब ये लगा तो मुझे एकदम से याद आया। एक नाम शायद आपको याद हो, मैं अक्सर लेता रहता हूं, हकान फिदान। हकान फिदान जो है वो टर्की के विदेश मंत्री हैं और अच्छे खासे डिप्लोमेट नजर आते हैं। हकान फिदान का जब ये बातचीत चल रही थी, बातचीत होने वाली थी, उसके पहले एक ट्वीट आया था, और जिसमें वो कहते हैं कि जब भी समझौते की बात होती है तो हमेशा एक कॉर्नर में कोई इजरायली बैठा होता है जो समझौते को खराब करने के लिए काम कर रहा होता है, समझौते को तोड़ने के लिए काम कर रहा होता है। और तभी मैंने देखा एक बयान लिंडसे ग्राहम का नाम तो जो मेरे रेगुलर दर्शक हैं, जो लगातार मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको बिल्कुल याद होगा, और जो नहीं रेगुलर देखते हैं वो इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने चैनल का नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तभी आप लगातार हमारे वीडियोस देख पाएंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, इतना रिसर्च कर रहे हैं लगातार, किसी भी दूसरे चैनल के बनिस्बत लगातार हम मिडिल ईस्ट पे अपडेट दे रहे हैं, और आपका अगर मिडिल ईस्ट पे इंटरेस्ट है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है, कर लीजिए। खैर, तो लिंडसे ग्राहम का नाम आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा और उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। इतना तो आपको याद ही होगा कि लिंडसे ग्राहम रहता जरूर अमेरिका में है, लेकिन है वो इजरायली मन से और इजराइल के लिए ही काम करता हुआ नजर आता है। लिंडसे ग्राहम का एक बयान आया कि मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से 4.5 घंटे की मुलाकात हुई, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझसे कहा कि अगर समझौता नहीं होता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप होर्मुज के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हमला कर देंगे, इसका मानी ये होता है। अब देखिए, एक तरफ लिंडसे ग्राहम बैठता है ट्रंप के साथ और ये सारा बयान देता है, और उसके बाद ट्रंप का वाकई ये बयान आता है। कई बार लगता है इस आदमी के पास अपना दिमाग पैसा कमाने के अलावा कहीं और के लिए है या नहीं है। इसका बयान आता है कि अगर समझौता टूट जाएगा तो हम हार्मुज पे कंट्रोल कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? हार्मुज पे तो ये क्या ही कंट्रोल करेगा, अगर करने लायक होता तो अभी तक कर लिया होता, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका अपना कंट्रोल जो है वो इसके हाथ में नहीं है। लिंडसे ग्राहम इसके साथ बैठा, इसका मतलब इजराइल का नेतन्याहू का मैसेज लेके इसके साथ बैठा, 4.5 घंटे बात हुई, और उसके बाद ये बयान देता है कि हम होर्मुज पर कब्जा कर लेंगे और ईरान को खत्म कर देंगे और फला कर लेंगे और ढिमका कर लेंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि ईरान में जबरदस्त, जिसको कहा जाता है कि बैकलैश हुआ, लोग नाराज हुए, ईरान के जो लीडर हैं वो नाराज हुए, और सारों ने एक के बाद एक, सबने ऐसे ही ट्वीट किए कि भैया ये बदतमीजी नहीं चलेगी, या तो बातचीत होगी या बदतमीजी होगी। और उसके बाद आप देखते हैं ट्रंप खामोश हो जाता है। मुझे लगता है कि अमेरिका के डीप स्टेट ने उसको समझाया कि फालतू की बातें मत करो, ईरान पर इन चीजों का असर नहीं पड़ने वाला है। 90% इजरायली मानते हैं कि इजराइल की हार हुई है और ईरान की जीत हुई है, इतने ही अमरीकी भी मानते हैं, और इतने ही लोग दुनिया में भी देख पा रहे हैं कि जीत ईरान की हुई है, और जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए कुछ बातें। इस मीटिंग के तुरंत बाद अराक्ची साहब का बयान आता है, और अराक्ची साहब कहते हैं कि जो बातचीत हुई थी उसके नतीजे तो ठीक ठाक ही रहे, और जिन नतायज की वो बात करते हैं उनको जरा देखिए। पहली बात ये करते हैं कि लेबनान में जंग खत्म करने के लिए नए कदम उठाए गए हैं, और इसके साथ खबर ये आती है कि इजराइल ने अपनी कुछ आर्मी लेबनान से पीछे खींच ली है। हालांकि बयान आया नेतन्याहू का कि हम ट्रंप के इशारे पर काम नहीं करते और हम वही करते हैं जो इजराइल के लिए फायदेमंद हो, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, और इजराइल में जब तक जरूरत होगी तब तक आर्मी रहेगी। लेकिन अब जरूरत की बात की जा रही है, और खबर यह आ रही है कि उनको अपनी थोड़ी सी आर्मी हटानी पड़ी है, और आने वाले वक्त में बाकी आर्मी भी उनको हटानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह के जो महासचिव हैं नईम कासिम, उनका भी संडे को बयान आया। उन्होंने कहा इजराइल को लेबनान छोड़ना होगा। तस्नीम पर उनका बयान आया है, तस्नीम ने उनसे इंटरव्यू किया, तस्नीम न्यूज़ ने, और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो अटैकर है, हमलावर है, और उसको बाहर निकलना होगा, वरना साउथ लेबनान का इलाका इजराइल की आर्मी के लिए सेफ नहीं रहेगा और वो वहां से भागने के लिए मजबूर होंगे। तो एक तरफ हिजबुल्लाह ये कह रहा है, दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि इजराइल की आर्मी वहां से पीछे हट रही है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको दे दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि लेबनान में लड़ाई को रोकने के लिए नया सिस्टम बनाया जाएगा। अब जाहिर है जो भी ये नया सिस्टम बनेगा उसमें ईरान का भी से होगा। अभी तक लेबनान पे जो भी समझौते हुए वो लेबनान की कथित, मैं कहता हूं, सो कॉल्ड गवर्नमेंट और इजराइल के बीच में हुआ। सो कॉल्ड गवर्नमेंट मैं क्यों कहता हूं कि अगर वो लेबनान की गवर्नमेंट होती तो
आईडीएफ के आने पर अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए नहीं कहती। दुनिया के किसी ऐसे मुल्क के बारे में आप जानते हैं कि एक दूसरे मुल्क की आर्मी उसके अंदर घुस रही हो और वो अपनी आर्मी को मुकाबला करने की जगह कहे कि पीछे हट जाओ? लेकिन लेबनान की एक ऐसी आर्मी है कि जब आईडीएफ आगे बढ़ती है तो वो पीछे हटती जाती है, उसके लिए जमीन खाली कर देती है। अब आप ही बताइए कि ऐसी गवर्नमेंट को लेबनान की गवर्नमेंट कहा जा सकता है? खैर, जो मैं कह रहा हूं वो ये कि एक नया सिस्टम बनाने की बात है और इस सिस्टम में भी ईरान का से रहेगा। अब आप बताइएगा कि और भी पॉइंट्स बता रहा हूं, ये आपको जीत लगती है कि नहीं लगती है? उन्होंने दावा किया कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल जो गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी लगी है वो पाबंदी खत्म की जाएगी, उसमें छूट दी जाएगी। यानी अब तक ईरान जो तेल नहीं बेच पा रहा था वो ईरान तेल बेचेगा। ईरान पर लागू नाकेबंदी पूरी तरह से हटाई जाएगी और विदेशों में जो ईरान के एसेट्स फ्रीज हैं उनको एक हद तक डी फ्रीज किया जाएगा और ईरान के लिए $300 बिलियन का रीडेवलपमेंट पूरा प्रोसेस चलेगा, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस चलेगा। ये पॉइंट है, इसके आगे के पॉइंट पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक और मजेदार बात आप सुनिए। ट्रंप का बयान आया क्यों? ट्रंप का बयान इसलिए आया क्योंकि ईरान ने यह डिसीजन लिया था, ईरान की आर्मी ने यह डिसीजन लिया था कि जब तक लेबनान में वार नहीं रुकता है हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेंगे, दोबारा हम बंद कर रहे हैं। साथ में जब खुलने की भी बात थी तो 60 दिन की बात थी कि 60 दिन तक मेंटेनेंस वसूला जाएगा, लेकिन जहाजों को आने दिया जाएगा और उसके बाद भी मेंटेनेंस वसूला जाएगा। यानी होर्मुज के ऊपर किसी भी तरीके से ईरान अपना कब्जा छोड़ेगा नहीं, ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और ये भी कहा कि सबके लिए क्लियर हो जाएगा, सारी दुनिया के जहाज जाएंगे वहां से, लेकिन इजराइल के जहाज नहीं जाएंगे। इजराइल के जहाज पैसा देंगे, मेंटेनेंस पे करेंगे तो भी नहीं हम जाने देंगे। इजराइल जहां से चाहे वहां से अपने जहाज ले जाए, हमारे यहां से यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से इजराइल जहाज नहीं ले जा पाएगा। ये बातें बहुत क्लियर कर दी थी और इसी को लेकर ट्रंप भड़के हैं। मुझे लगता है कि इसी को लेकर लिंडसे ग्राहम ने बिठाकर भड़काया है, जिसके चलते ट्रंप का बयान आया। लेकिन ट्रंप का बयान उस रोते हुए बच्चे की तरह है जो पिट गया है और पिटने के बाद उसको पता है कि पलट के मारने की हिम्मत नहीं है, तो लगातार गालियां दे रहा है। जब उसके बस में कुछ नहीं होता है तो गालियां देता है। ऐसे बच्चे आपने बहुत मोहल्ले में देखे होंगे, ऐसे बिगड़े हुए बच्चे बहुत मोहल्ले में देखे होंगे कि सबको परेशान करते हैं, लेकिन जब किसी ताकतवर के सामने पड़ जाते हैं, पिट जाते हैं, तो भागते हुए जमीन पर लेटते हुए गालियां देते हैं, क्योंकि वो गालियां ही दे सकते हैं। यही काम ट्रंप कर रहा है, इसलिए उसको बहुत सीरियसली मत लीजिए। अगर हमला करता है, और अब बहुत मुश्किल है हमला होना, पेंटागन ने मना किया है, सबने मना किया है, अगर अब हमला करेगा तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। हमला अगर होगा भी, लड़ाई अगर दोबारा होगी भी, तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन के बाद होगी, वो भी तब जब मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप जीत जाए। अगर मिड टर्म इलेक्शन हारता है तो दोबारा लड़ाई नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इंटरनेशनल मामले हैं, कोई यहां ऐसा नजूमी तो मैं हूं नहीं कि जो कह दूं वो सच हो जाए, या मुझे कुछ आसमानी कोई ऐसा नाजिल नहीं हुआ है मेरे ऊपर, कोई लियाकत मेरे ऊपर ऐसी नाजिल नहीं हुई है कि मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है। लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन है वो मैंने आपसे शेयर किया, तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए। और इसके बाद कतर और पाकिस्तान का एक साझा बयान आता है। कतर और पाकिस्तान दोनों मीडिएटर का रोल निभा रहे हैं, दोनों का साझा बयान आता है और वो कहते हैं कि बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से बातचीत हुई है, आगे भी बातचीत होगी और टेक्निकल बातचीत के लिए जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हैं या बाकी चीज़ों से जुड़े हैं, उनके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया जाएगा। अब उस पर भी आ जाइए। ये लोग लगातार कह रहे हैं कि ईरान को हथियार नहीं बनाने देंगे एटॉमिक। तो पजेश्कियन साहब का बयान आया है। मसूद पजेश्कियन कहते हैं कि हमारा देश तो न्यूक्लियर बनाना ही नहीं चाहता, न्यूक्लियर हथियार, हमें एटम बम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते बनाना। और वजह बहुत साफ है कि उनके आगा ने, उनका जो सुप्रीम लीडर रहबर आज़म जो उनके हैं, उन्होंने फतवा दिया हुआ है और जब तक वो फतवा है, जब तक उसके सामने कोई और फतवा नहीं आता, तब तक ये नहीं बनाएंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा कि ईरान यूरेनियम के एनरिच करने का जो अपना हक है उसको नहीं छोड़ेगा। यानी एटम बम के बहाने जो एनरिच यूरेनियम लूटना चाहते हो, जो यूरेनियम को हमारे यहाँ जो हमने एनरिच करके रखा है 60%, उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हो, वो हम नहीं करने देंगे। और ना ही किसी ऐसे मसौदे पर दस्तखत करेंगे जिसमें यह लिखा हो कि ईरान आगे यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा। उनका कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उनका हक है, ईरान का हक है,
और वो लगातार करते रहेंगे, यानी इस समझौते में किसी ऐसी शर्त पर दस्तखत नहीं होंगे जिसमें यह लिखा हो कि ईरान आगे यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो खबरें शुरू में आई वो ये आई कि ईरान 10 या 15 साल के लिए राजी हो गया है, फला हो गया है, ढिमका हो गया है। लेकिन जब समझौते का मसौदा आया, 14 पॉइंट्स आए, तो बहुत साफ था कि सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, और इसका यह मानी कतई नहीं है कि यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा। यूरेनियम वो एनरिच कर सकता है, क्योंकि उसका जो यूज होता है वो बिजली के लिए भी होता है, इलाज के लिए भी होता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए होता है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि एनरिच करने का जो हक है वो ईरान नहीं छोड़ने वाला। और मजेदार बात उन्होंने ये की कि दूसरी पार्टी के पास इस हक को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी अमेरिका चाहे तो भी अब प्रेशर नहीं बना सकता। मानिए कि हम जीते हुए पक्ष हैं, हमने ये लड़ाई जीती है, अब अगर अमेरिका चाहे भी तो हमारे ऊपर कोई ऐसी शर्त नहीं लाद सकता। शर्तें लादी जाती हैं उसके ऊपर जो हारा होता है। तो इनका ये कहना है कि हमने जीता है, ये मसूद पेजेश्कियान का बयान है, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट करते रहेंगे, ये हमारा हक है, और अमेरिका चाहे भी तो भी हमें इस हक से रोक नहीं सकता। तो ट्रंप की गीदड़ भभकी आई, यहां से जवाब गया, उसके बाद ट्रंप खामोश हो गया। गीदड़ भभकी इसलिए आई क्योंकि लिंडसे ग्राहम जाकर उसको समझा कर आया था। यानी अमेरिका में एक है, इजराइल की लॉबी तो मजबूत है ही, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये डील टूट जाए और कैसे भी लड़ाई शुरू हो जाए। और उधर खबर ये आ रही है कि अमेरिका दरअसल नेतन्याहू की जगह दूसरे किसी को गद्दी पर बिठाने के प्लान में है। 6 महीने के अंदर वहां इलेक्शन होने हैं, और अमेरिका अपना वेट विपक्ष के नेताओं पर लगा रहा है ताकि नेतन्याहू से मुक्ति मिले, क्योंकि उसको लगता है कि जब तक नेतन्याहू रहेगा ना तो मिडिल ईस्ट में कोई चैन से रहेगा, और ना ही अमेरिका को वो चैन से रहने देगा। इन सब हालात को देखिए और फिर मुझे बताइए कि ईरान की फतह हुई है या नहीं हुई है। बताइएगा जरूर कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।